इनका नाम सरकारी हिंदू है। ये सरकारी हिंदू सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये सरकारी हिंदू सरकार के जाते ही चले जाएंगे, लेकिन जब तक सरकार नहीं जाएगी ये सरकारी हिंदू देश के तमाम हिंदुओं को परेशान करने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करेंगे, सिख और ईसाइयों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों से यही कहूंगा कि इन सरकारी हिंदुओं से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। 2024 का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। महज 16 महीने चुनाव को रह गए। एक तरफ राहुल गांधी पसीने बहा रहे हैं, ठंड में सर्दियों में ठिठुरते हुए यात्राएं कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता जो है बंगाल से लेकर कई राज्य जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और 2024 में किस तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ा जाए, तमाम पार्टी अपना अपना प्रयास करिए। राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं, तो नफरतों के बीच में राहुल गांधी मोहब्बत की बात करिए तो विजय कौन होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं और खुली चेतावनी दे देता हूं बीजेपी वालों को और ये जो तमाम साधु महात्मा संत हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि साल 2024 से पहले आपको जितना ड्रामा करना है उतना ड्रामा कर लीजिए। ये दल वो दल, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, आप जो करना चाहते हैं साल 2024 के चुनाव से पहले आप कर लीजिए। लेकिन आपको देश के नौजवानों की खुली और नंगी चेतावनी है कि साल 2024 का चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर लड़ा जाएगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में कितने मंदिर बनते हैं, कितनी मस्जिद बनती हैं। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने अस्पताल बनते हैं, कितने स्कूल बनते हैं और कितनी शिक्षा बेहतर और मजबूत होती है। आप अब इस देश को पागल नहीं बना पाएंगे। जब साल 2024 में देश के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के तमाम नेता हमारे घरों पर वोट मांगने के लिए आएंगे तो मैं बीजेपी के उन नेताओं का गलेबान पकड़कर पूछूंगा कि बताइए कि देश के किस राज्य में बुलेट ट्रेन चलती है, देश की आप मुझे बताइए कि किस जगह पर स्मार्ट सिटी बनी हुई है ताकि इस देश के लोग जाकर स्मार्ट सिटी देख सकें। आपने साल 2014 से साल 2023 आ गया, फिर 24 भी आ रहा है, आप सिर्फ जनता को पागल बना रहे हो। आपने तैयारी कर ली है, आपका एजेंडा पहले ही फिक्स है। मैं बता देता हूं कि साल 2024 का चुनाव किस मुद्दे पे होने वाला है। आपको पता है बीजेपी किस मुद्दे पे लड़ने वाली है? बताइए आप मुझे। नहीं, विपक्ष तो चाह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, मोहब्बत की बात करें। विपक्ष चाहती है कि इस मुद्दे पे हो, लेकिन पठान जैसा मुद्दा आ जाता है। आज तारीख है 12 जनवरी, कल तारीख है 13 जनवरी। लिख लीजिए, पहले पेन पेपर अपना निकाल लीजिए। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। कल 13 जनवरी है और कल जो है फोटो सेशन के लिए, राम मंदिर की वीडियो के लिए, फोटोग्राफी के लिए तमाम पत्रकारों को दोपहर 12 बजे इनवाइट किया गया है। तो वहां पर कल पत्रकार पहुंचेंगे और कल से 2024 का इलेक्शन आपके घर पे दस्तक दे देगा और बीजेपी कल से पूरी तरीके से राम मंदिर का एजेंडा चलाएगी। एक बार फिर इस देश में हिंदू और मुसलमान होगा। लेकिन अब की बार जनाब डेट आ गया 1 जनवरी का, इसका डर लग रहा है क्या आपको कि मंदिर का कहीं ना कहीं प्रभाव ज्यादा ना पड़ जाए? नहीं, मैं आपसे एक चीज कहता हूं, आप एक पत्रकार हैं, मेरे ख्याल से आप इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आपको इस प्रकार की बातें करना शोभा भी नहीं देता। फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, हर चुनाव की बात करें हिंदुत्व तो भावी पड़ जाता है और राम मंदिर जैसा मुद्दा जिसपे बीजेपी कई बार चुनाव जीतती है, तो राम मंदिर का मुद्दा 1 जनवरी को अगर उद्घाटन होगा तो तमाम मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। राहुल गांधी की यात्राएं लोग भूल जाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य लोग भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों को समझाना चाहता हूं कि राम जी का मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। राम, और जब राम है तो आपका और मेरा अस्तित्व है। राम को कोई नहीं लेकर आया है, राम आपको और हमें लेकर आने वाले हैं इस दुनिया में। तो कृपया कर मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूं कि एक बार जब वोट डालने जाएंगे और दंगे करने के लिए जब जाएंगे तो एक बार अपने बच्चों का चेहरा देख लीजिएगा, अपने बच्चों के लिए सोचिएगा कि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार कैसे मिलेगी। इस नफरत के माहौल में नफरत इतनी पैदा कर दी गई है कि तिलक और टोपी के बीच एक नफरत की दीवार पैदा कर दी गई है। तिलक और टोपी जो एक साथ रहते थे, दिवाली और रमजान की रौनक जो एक साथ इस हिंदुस्तान में पाई जाती थी, इस मुल्क भारत में पाई जाती थी, मैं आपसे ये कहूँगा कि इस बार आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून को याद करके, संविधान को याद करके जाइएगा और जब आप वोट डालने जाएं तो एक बार जरूर सोचिएगा कि आपके बच्चों की
शिक्षा खतरे में है, ये देश खतरे में है, रोजगार खतरे में है और तमाम चीजें जो है वो खतरे में इस है। बार 80-20 करंट इतनी जोर से बटन दबाओ करंट लगेगा, ये सब नहीं चलेगा क्या? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ना तो अब की बार आपका 80-20 चलेगा, ना अब की बार आपका ये चलेगा कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट सीधा शाहीन बाग में लगे, ना अब की बार आपका ये चलेगा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच नकली पाकिस्तान का युद्ध होता है, ये युद्ध भी नहीं चलेगा। अब की बार ये नकली पाकिस्तान से डराने वाला ड्रामा नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है हिंदुस्तान के सामने खड़े होने की। तो अब की बार ये नकली हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध भी नहीं चलेगा। राष्ट्र मुद्दा रहेगा इस बार। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की अगर बात करेंगे और अगर हिंदू राष्ट्र की बात बीजेपी वाले आपके घर पर आकर बोले, तो सबसे पहले उनको बोलिएगा कि आपकी पार्टी में जो मुस्लिम दामाद हैं, पहले उनको हिंदुस्तान से भगाने की बात करें, उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र के मुद्दे की बात करें। वरना आप सेकुलरिज्म पे बात करें, डेमोक्रेसी पे बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर बात करें। राहुल गांधी पे बात करते हैं, बड़ा ट्रोल कर रहे हैं लोग उनको। ये बताइए राहुल गांधी को गर्मी कहाँ से आ रही है? टी शर्ट में घूम रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कहाँ से गर्मी आ रही है। एक बात आप मुझे बताइए, कभी आपने बीजेपी के किसी नेता ने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि सड़क पर सोने वाले जो लोग हैं, जिनके पास ओढ़ने को कंबल नहीं है, सर ढकने को छत नहीं है, वो लोग कैसे, उनके पास कहाँ से गर्मी आती है? बताइए आप मुझे, बताइए ना आप। राहुल गांधी कुछ लेते हैं ऐसा? अभी मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों ने एक वीडियो को, फोटो को जो है वो एडिट भी किया है। एडिट करके उसमें चाय के उनके ग्लास को जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है दारू के ग्लास में। दारू के ग्लास में कन्वर्ट किया गया, ड्राई फ्रूट की जगह पर वहां पर चिकन रखे गए हैं, आपने देखा होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि, और आपको एक चीज बताता हूँ, ये खबर आपको नहीं पता होगी, मैं बता देता हूँ। सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट जो है, उसने, ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने जो है वो आज 6 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया गया है। 6 यूट्यूब चैनलों को बंद इसलिए किया है क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने उसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ, जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और बीजेपी के तमाम जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ जो है गलत खबर दिखाई दी, जिसके कारण उन 6 चैनलों को बंद किया। अब मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने राहुल गांधी के चाय के ग्लास को दारू के ग्लास में कन्वर्ट किया, क्या उनके चैनलों को बंद करने का काम करेगा सूचना प्रसारण मंत्रालय? आज मैं इस देश के अंदर धन्यवाद देता हूं आप जैसे पत्रकारों का कि आपके कारण लोग हमारी आवाज को सुन पाते हैं, लेकिन सरकार आपके ऊपर लगाम कसने की कोशिश करेगी, आपको खरीदने का प्रयास करेगी, आपको डराने, धमकाने और दबाने का प्रयास करेगी। लेकिन जनाब, इस देश के लोग आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। कल को अगर कोई पीआरबी के पत्रकार दानिश अंजार पर उंगली उठाएगा तो आपके साथ मोहित शर्मा खड़े होंगे। वो इसलिए क्योंकि आप एक हक की और सच की आवाज को देश के और दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं। लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप साल 2024 का इलेक्शन शिक्षा के नाम पर, महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर हम वही आ रहे हैं। क्या भारत जोड़ो यात्रा का 24 पे असर दिखेगा, या फिर एक इवेंट शुरू हुआ और खत्म हुआ, जिस तरह शादी होती है और उसकी इवेंट खत्म हो जाती है, तस्वीर रह जाती है, तो क्या इसका असर चुनाव में, इलेक्ट्रोल जो पॉलिटिक्स होती है उस पर असर दिखेगा? मैं चाहूंगा ये कि ये साल 2023 और साल 2024 इस देश के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। साल 2023 अभी लगाए, मैं चाहूंगा कि साल 2023 के अंदर और 24 के चुनाव के बाद इस देश से पूरी तरीके से ये सब चीजें जो हैं ये समाप्त हो जाएं, जाति का जो सिस्टम है ये समाप्त हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो है ये सब समाप्त हो जाए, और लोग जो आज भी एक हिंदू को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, एक हिंदू को जो है वो मूछ नहीं बढ़ाने देते, एक हिंदू को पगड़ी नहीं बांधने देते, ये सब चीजें समाप्त हों और एक बार फिर इस देश के अंदर अमन, चैन, शांति, प्रेम और भाईचारा कायम हो। और ये तभी संभव है और तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इस देश के नौजवान शिक्षा पे बात करेंगे, इस देश के नौजवान महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, और ये तब संभव हो पाएगा जब आप इस देश से भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहेंगे, टाटा बाय बाय कहेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि देश के अंदर आपको बरगलाने की कोशिश की जाएगी, हिंदू मुस्लिम के टास्क खेले जाएंगे, हिंदू मुस्लिम कान के नाम पर लोगों को लड़ाया जाएगा, भिड़ाया जाएगा, बहुत जगह दंगे और फसाद भी होंगे और बहुत सारे मुद्दे आपके सामने आएंगे। एक बार फिर आपको 24 को लेकर एक भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी, आशंकाएं, ये कोई आशंकाएं नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है, हकीकत है, जिससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। करते हैं ये लोग कौन है, कौन करते हैं? ये लोग भाजपा के लोग हैं, भाजपा के प्रीपेड लोग हैं। इनका नाम सरकारी हिंदू है। ये सरकारी हिंदू सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये सरकारी हिंदू सरकार के जाते ही चले जाएंगे, लेकिन जब तक सरकार नहीं जाएगी ये सरकारी हिंदू देश के तमाम हिंदुओं को परेशान करने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों को परेशान करने
करने की कोशिश करेंगे, सिख और ईसाइयों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों से यही कहूँगा कि इन सरकारी हिंदुओं से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकारी हिंदू सिर्फ पेड वर्कर हैं। ये सरकार के कहे अनुसार इस देश के अंदर सब चीज़ों को अंजाम देते हैं। इस देश के अंदर सरकार की इतनी हिमाकत नहीं है क्या कि सरकार अगर कोई पोस्टर फाड़ रहा है, कोई बैनर फाड़ रहा है या आग लगाने की बात कर रहा है कि सरकार उसको उठा के बंद कर सके जेल में? जरा इस सवाल का जवाब जिसे आप सरकारी हिंदू बता रहे हैं वो एक भीड़ है और उसे लगता है कि हम धर्म बचाने के लिए निकले हुए हैं और धर्म बचेगा तभी तो शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब कुछ रहेगा। मैं कहता हूं अगर आप धर्म की अगर बात करते हैं तो धर्म की अच्छाइयां आप लोगों को सुनाइए। आपने भगवान श्री राम का रुद्र रूप दिखा दिया, आपने भगवान हनुमान का रुद्र रूप दिखा दिया। धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म त्याग सिखाता है, धर्म तपस्या सिखाता है। तो मुस्लिम कब्जा कर लेगा, जिस तरह मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, कब्जा कर लेगा और जो गजवाए हिंद जैसी बातें करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आपको लग रहा है कि मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेगा, एक बात आप मुझे बताइए कि 70 साल से आज तक इस देश पर मुसलमान कब्जा नहीं कर पाया, जबकि आप कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार नहीं रही, तब 70 साल से मुसलमान कब्जा नहीं कर पाया। आज मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेगा? एक बात आप मुझे बताइए, कैसे कर लेगा? आपके पास मैं सरकार के नेताओं को खुला चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं कि बीजेपी का एक पढ़ा लिखा नेता मेरे पास आए और आकर बताए कि कैसे और किस तरीके से मुसलमान इस देश पर राज करेंगे। मुसलमानों को तो आप खुद राज करा रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता जेपी नड्डा मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं, आपकी पार्टी के नेता जो है वो मस्जिदों में जाते हैं, आपकी पार्टी के नेता जो है वो मुस्लिम दामाद पकड़ पकड़ कर लेकर आते हैं। ये देखिए ना, बीजेपी वालों के सबके ज़्यादातर दामाद जो हैं वो मुस्लिम हैं। तो हिंदुओं को खतरा जो है वो बीजेपी एंड गैंग से है। तो आप हिंदुओं को अगर संभलना है, बचना है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू बचानी है तो बीजेपी वालों को वोट ना दें। क्योंकि आप चाहे वो दिल्ली की कांजावला की घटना हो, चाहे फिर वो एक बेटी के साथ में कुलदीप सिंह सेंगर का बलात्कार की घटना हो, सब में नाम बीजेपी वालों का ही आता है। अभी देखा ना कि वो जो दिल्ली के कांजावला की जो घटना है उसमें जो आरोपी पाए गए उसमें एक बीजेपी नेता का नाम भी है, मनोज मित्तल, जो अपनी राशन की दुकान पर शराब पिलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर जो कि बलात्कारी है, आपने देखा होगा कि बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही था। मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी जिनके ऊपर आरोप लगा था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो भी भाजपा से ही हैं। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि शिक्षा के नाम पर, महंगाई के नाम पर और बेरोजगारी के नाम पर वोट देना, कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर। ये मोहित शर्मा थे, यही इनका अंदाज है। बड़ी बेबाकी से विपक्ष को रास्ता भी दिखाते हैं और सत्ता को ललकारते भी है। इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो से। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।